Hey students, very good morning to all of you. Dear student, today in this lecture we are going to discuss about stability of coordination complexes. This is the last topic of coordination compound and dear student इसमें वैसे तो एक हमारा टॉपिक और रहता है that is आयोनाइजेशन आइसोमर्स या आइसोमर्स क्या होते हैं अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स। बट बच्चे इस साल सीबीएसई ने उसे सिलेबस से रिमूव कर दिया है तो मैं वैसे तो नहीं करवाऊंगी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, लेकिन अगर हरियाणा बोर्ड के बच्चे ये वीडियो देखते हैं, मेरे लेक्चर्स देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि एक लेक्चर आप उस पर भी बना दीजिए। वैसे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक लेक्चर उसके ऊपर भी जरूर बना दूँगी। तो बच्चे लेट मी मूव ऑन आवर टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो मुझे अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की, तो स्टेबिलिटी बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, दूसरी होती है काइनेटिक स्टेबिलिटी। अगर मैं बात करूँ स्टेबिलिटी यूजुअली डिपेंड करती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्विस सॉल्यूशन में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अगेंस्ट उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, उसका डेल्टा जी आप बोल सकते हो आप क्या है, उसका पीएच क्या है, उसके वेरियस यानी कि आप इनोट सेल क्या है, ये सब चीज़ों के कंपैरिजन में कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, पहले हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे फिर हम काइनेटिक स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो मुझे अगर मैं बात करूँ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट ऑलरेडी लिख दिए हैं कि टेंडेंसी टू एग्जिस्ट अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहली बात तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी कॉम्प्लेक्स किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, उसकी कितनी टेंडेंसी है टू एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट मेजर द मेटल आयन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब किसी भी मेटल आयन की कितनी टेंडेंसी है क्या बनाने की, पर्टिकुलर टाइप का कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की वो कितनी टेंडेंसी रखता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑल्सो रिलेटेड टू मेटल लिगेंड बॉन्ड एनर्जी, ये मेटल और लिगेंड की बॉन्ड एनर्जी पर भी डिपेंड करती है। देखिए मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्ड बनता है उसमें से जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। एंड अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में दी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है कि कोई मेटल लिगेंड के साथ रिएक्शन करके मेटल लिगेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और बेसिकली बच्चे अगर मैं आपको सही बात बताऊँ तो कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन वो एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। किसमें एग्जिस्ट करता है? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है। मान लिया, देखिए यहाँ पर समझने के लिए हमारे पास क्या था, मेटल। बेसिकली जब आप उसको वाटर में डिसोल्व करते हो तो मेटल क्या करता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को, कितने वाटर मॉलिक्यूल को वो डिपेंड करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है अपने चारों तरफ एडजस्ट कर लेता है जैसे लिगेंड्स को करता है। तो जब आप क्या करते हैं मेटल लिगेंड यानी कि कोई लिगेंड जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है तो यूजुअली ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनको रिप्लेस करने की कितनी टेंडेंसी है किसी भी लिगेंड के अंदर, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो मेटल लिगेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन मैं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि ये जो वाटर है इसको लिगेंड्स रिप्लेस कर भी सकता है या नहीं कर सकता है। अगर वाटर H2O से स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा और किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर मेटल लिगेंड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई तो मैंने कहा Ml यानी कि मेटल लिगेंड बॉन्ड बन गया। इसको हम लिख सकते हैं ऑब्वियस है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और Kf में ऑब्वियस यहाँ पर वाटर भी होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं मेटल सॉल्यूशंस जितने भी होंगे। तो यहाँ पर H2O इसके साथ हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं या बोलते हैं हम ऐड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि H2O की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अब Kf हमें किसके बारे में बताता है, हमने कहा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। हायर द वैल्यू ऑफ Kf मोर विल बी द strength of the Ml bond and stronger is the bond and higher will be the stability। मीन्स Kf की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या मतलब है, ये लिगेंड्स मेटल में से मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मेटल वाटर का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसमें से कितने वाटर लिगेंड्स को रिप्लेस कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कितनी टेंडेंसी है लिगेंड की वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके खुद मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाने की। तो यहाँ पर हमें मालूम है बच्चे डेल्टा जी जो होता है वो NF नोट सेल के बराबर होता है और ये NRT LN KF के बराबर भी होता है। KF क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट मैंने यहाँ पर लिया हुआ, K भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। अगर डेल्टा जी दोनों के बराबर है तो मतलब मैं ये बात भी बोल सकती हूँ
इट मीन दैट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी डेल्टा जी के ऊपर। दैट इज वाई हमने इसको क्या बोला, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि जो डेल्टा जी है वो थर्मोडायनेमिक्स में हमें ये बताता है कि गिव फ्री एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, या वी कैन से कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होगा। और सिमिलरली इट ऑल्सो डिपेंड ऑन ई नोट सेल। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी यूजुअली रिलेट कर रही है ई नोट सेल से, डेल्टा जी से, फॉर्मेशन कांस्टेंट से, इन सब से रिलेटेड होती है हमारी क्या, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो इसके बाद हम बच्चे बात करने वाले हैं क्या, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या होता है या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पर हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करने वाले हैं, क्योंकि एक जैसी रिएक्शन बार बार लिखनी थी इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसको मैं सिर्फ समझाऊंगी यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मेटल और एक लिगेंड अगर फॉर्म होगा तो हम इसको Ml और इसका कांस्टेंट केवल हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ Ml डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एंड कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड। सिमिलरली अगर Ml एक और लिगेंड के साथ मिलेगा तो उसको K2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। Ml2 लिगेंड के साथ मिलेगा K3, Ml3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर n नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे तो हमने इसको बीटा n बोल दिया, और इसको हम इस तरीके से ये जो बीटा n है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। दिस इज ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जहां पर K1, K2, K3 these are स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये तो स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, मींस एक लिगेंड ने वाटर को रिप्लेस किया उसके लिए हमने लिखा, सेकंड लिगेंड ने वाटर को रिप्लेस किया, थर्ड लिगेंड ने, फोर्थ ने, फिफ्थ ने, कितने लिगेंड्स ने किया, n लिगेंड्स ने वाटर को अगर एक साथ ही रिप्लेस किया है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे एक तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसी चीज को मैंने बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा n की फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे मैंने कहा एक लिगेंड रिप्लेस कर मतलब रिएक्शन करके Ml बना रहा है, हमने लिखा बीटा 1 Ml M में L। सिमिलरली अगर मैं कहूँ एक मेटल के साथ दो लिगेंड्स बॉन्ड बना रहे हैं तो Ml2 बनेगा वही, लेकिन यहाँ पर Ml से हमने एक और लिगेंड मिक्स करके ये बनाया था, अब दो लिगेंड्स मिक्स करके हम यहाँ पे बना रहे हैं, मतलब दो लिगेंड्स क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं किसको, वाटर को। इसको हमने बीटा 2 लिखा और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा मेटल 3 लिगेंड्स अगर होंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, n लिगेंड्स होंगे तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट या ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सही है, यहाँ पर आप देखिए स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल जो हमारा कांस्टेंट है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। देखिए यहाँ पर मैंने ये बीटा 3 लिया है दिस वन, इसको हमने लिखा Ml3 Ml3 इस तरीके से। यहाँ पर इस स्टेप में मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया किससे, Ml2Ml Ml2Ml से, मीन्स डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया किससे, इससे, सेम क्वांटिटी, उससे फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया Ml2Ml, सेम क्वांटिटी से डिवाइड किया Ml2Ml इस बीटा 3 को। जब हमने ऐसा किया और ऐसा करने के बाद इसको रीअरेंज किया, ऐसा करने के बाद इसको रीअरेंज किया, जस्ट देखिए मैंने इस Ml को यहाँ से उठाकर यहाँ रखा, फिर Ml2 रखा, फिर Ml3, ऊपर वाली तीनों क्वांटिटीज को रीअरेंज किया। अब देखिए L की क्यूब है, इसको मैं क्या L की क्यूब को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, L इंटू L इंटू L ऑब्वियसली लिख सकती हूँ, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है ना। ये जो L की क्यूब है इसको क्या लिखा जा सकता है, L इंटू L। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए मेटल लिगेंड, ये था मेटल, इसको मैंने एक बार लिगेंड के फॉर्म में लिख दिया। तो हमने सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा Ml, यहाँ पे इसको लिखा मेटल लिगेंड, Ml2 इसको कैसे लिखा, Ml, ये तो Ml तो हमारे पास था ये रहा, और इस L को दोबारा से लिख दिया, Ml2 हमारे पास था, इस L को एक बार और लिख दिया, मीन्स इनको जस्ट रीअरेंज किया है हमने इस चीज को। रीअरेंज करने के बाद हमें ये मिला, ये क्या था हमारा बीटा 3। अगर आप देख लीजिए यहाँ पर बीटा 3, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, K1, बिकॉज दिस वन इज K1। यहाँ से आप ध्यान दीजिए यहाँ पर Ml बाय में M और L ये किसके बराबर था, दिस इज इक्वल टू K1। यहाँ से देखिए Ml2 Ml इंटू L, ये क्या है K2। यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए ये क्या है, दिस इज K3 और ये क्या है हमारा बीटा 3। मीन्स अगर मैं कहूँ कि एक रिएक्शन हमारी 3 स्टेप में हो रही है, ये वही यानी कि ओवरऑल स्टेबिलिटी, मतलब 3 लिगेंड उसके अंदर आ रहे हैं, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके बराबर होगा, K1 K2 K3, या अगर मैं कह दूँ बीटा n इसके बराबर होगा, that is K1 K2 K3 into Kn, means overall stability constant is equal to the product of
स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एक रिएक्शन को आप एक ही स्टेप में करवा लीजिए या नंबर ऑफ स्टेप्स में करवा लीजिए तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। एंड रिमेंबर दिस ऑलवेज, ये पाया गया कि K1 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी देन K2 एंड K2 की वैल्यू ज़्यादा होगी K3। सिमिलरली मीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इसलिए K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3 ग्रेटर देन K4 लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऐसा क्यों है कि वाई K1 इज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज ग्रेटर देन K3 एंड सो ऑन। तो मुझे यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वैसे तो स्टीरिक फैक्टर के साथ साथ कुछ और फैक्टर भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टैटिकल फैक्टर, बट वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत हायर लेवल में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने कहा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ते हैं, यानी कि K1 से K2 पर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ रहे हैं, K2 से K3 पर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। किसमें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू बी रिप्लेस, क्योंकि मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल्स को लिगेंड्स रिप्लेस करते हैं। अब पहले सभी वाटर मॉलिक्यूल थे, स्टार्टिंग में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल थे, एक लिगेंड आया, फिर आपने सेकेंड एक वाटर को रिमूव कर दिया, फिर सेकेंड लिगेंड आया, एक और वाटर को रिमूव कर दिया, थर्ड लिगेंड आया, एक और वाटर को मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। उसके कारण हर स्टेप पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, विच हैव टू बी रिप्लेस्ड। इसीलिए K की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड सेकेंड, ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ेंगे उसी तरीके से स्टीरिक हिंड्रेंस भी बढ़ेगी, और स्टीरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किस चीज़ को, कि किस तरीके से स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। और कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। और बच्चे अगर हमें क्या निकालना हो, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट या फिर आप बोल सकते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपने निकालना है, हम उसको KD बोल सकते हैं या फिर इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो बच्चे वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ हमारा जो कोई भी कांस्टेंट, अगर मैं कह दूँ फॉर्मेशन कांस्टेंट, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। कौन, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसका रेसिप्रोकल होता है। मतलब रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है तो वहाँ से हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिराइव कर सकते हैं। तो बस हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, कि किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट करते हैं। ऑब्वियस 2 ही चीज़ है किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, एक तो लिगेंड होता है और दूसरा क्या हमारा सेंट्रल मेटल एटम। तो ऑब्वियस सी बात है, साइज, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, बेसिसिटी ऑफ द लिगेंड्स, साइज ऑफ लिगेंड, चार्ज ऑन द लिगेंड, ये सब चीज़ें किस चीज़ को अफेक्ट करती हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस को अफेक्ट करती हैं। तो बच्चे अभी हम बात करते हैं कि फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट, हियर आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट अगर हम बात करें पहले मेटल आयन की, तो पहला फैक्टर है चार्ज ऑन द मेटल आयन। तो बच्चे देखिए, चार्ज मेटल आयन पर जितना ज़्यादा होगा उसके आप ये बोल सकते हैं आप चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं आयरन +2 में और आयरन +3 में है तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ Fe3 पॉजिटिव इज मोर देन द स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ Fe2 पॉजिटिव। और हमने कहा स्टेबिलिटी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, स्टेबिलिटी के, मींस हायर द स्टेबिलिटी कांस्टेंट के मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो Fe3 पॉजिटिव आयन हैव मोर स्टेबिलिटी कांस्टेंट देन Fe2 पॉजिटिव आयन। सेकेंड वन, साइज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, जो साइज होता है सेंट्रल मेटल आयन का वो देखिए ये कब है, अगर सेम चार्ज हो मेटल के ऊपर। अगर मेटल के ऊपर क्या है, सेम चार्ज है, तो उस कंडीशन में जो साइज है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। साइज क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। मीन्स साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। स्मॉलर द साइज मोर विल बी द स्टेबिलिटी, लार्जर द साइज लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। तो बच्चे यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज को इरविन विलियम सीरीज बोलते हैं, और प्रोबेबली ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो बच्चे यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि कॉपर 2 पॉजिटिव जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे दे आर मोर स्टेबल देन द जिंक 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्सेस। बच्चे ऐसा इसलिए है क्योंकि जिंक 2 पॉजिटिव का साइज कॉपर 2 पॉजिटिव के साइज से बड़ा होता है, और अगर साइज बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इरविन विलियम ने ये सीरीज लिखी कि जैसे जैसे
साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी घटेगी, या जैसे जैसे साइज घटेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं इनसे साइज का ऑर्डर रिवर्स लिखना शुरू कर दूं तो साइज का ऑर्डर इनसे क्या हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इफ दे हैव सेम साइज। तो अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से हमने कहा मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, यहाँ तक जब आप जाते हैं तो रेडियस क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन जैसे कॉपर से आप जिंक पर जाते हो तो एटॉमिक रेडियस एकदम से क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। इसलिए जिंक की रेडियस कॉपर की रेडियस से क्या होती है, ज्यादा। इसलिए ये वाला ऑर्डर आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट। और ये बात तो पक्का याद रखना कि Zn2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस Cu2 पॉजिटिव के कॉम्प्लेक्सेस से कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि इसका साइज इसके साइज से बड़ा होता है। ठीक है। देन चिलेट इफेक्ट ऑब्वियस हमने पढ़ा है कि जितने ज़्यादा चिलेशन होगा उतने ही ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा रिंग स्ट्रक्चर बनेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो चिलेट इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि 5 मेंबर जो चिलेट बनते हैं दे आर मोस्ट स्टेबल, देन 6 मेंबर चिलेट, देन 7 और 4 मेंबर जो चिलेट्स होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। उसका रीजन होता है 3-4 मेंबर जो चिलेट बनते हैं उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, और जो 7 मेंबर 8 मेंबर चिलेट बनते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसीलिए वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो मीन्स ऐसे लिगेंड जो एक से ज़्यादा डोनर साइट रखते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, जैसे इथाइलिन, डायमीन, ट्रायोमीन, इस तरीके के। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एंड अनदर फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। बच्चे अगर कोई लिगेंड मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड कंटेन करता है या फिर वो चिलेटिंग लिगेंड कंटेन करता है, तो रिमेंबर दिस मैक्रोसाइक्लिक जो लिगेंड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे बजाय कि किससे, ऐसे लिगेंड्स के जो कि चिलेट इफेक्ट कोज करते होंगे। ठीक है। एंड व्हाट आर मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। लेकिन होता क्या है बच्चे, कुछ मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स होते हैं। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स स्पेशल क्लास होती है किसकी, चिलेटिंग लिगेंड्स की। मीन्स करते ये भी चिलेशन ही है, मतलब ये भी रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बड़े बड़े रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बट प्रोबेबली चिलेटिंग जो लिगेंड्स होते हैं, मतलब इथाइलिन, डायमीन, टेट्रामीन, एडीके, इनसे थोड़े से डिफर करते हैं। ठीक है। ये टेट्राडेंटेट लिगेंड होते हैं यूजुअली, जैसे कि मैं बात करूँ विटामिन B12 के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर टेट्राडेंटेट डोनेटिंग लिगेंड्स होते हैं which are macrocyclic ligands and these are also the chelating ligand, and macrocyclic ligands are even more stable than the chelating ligand. That is why macrocyclic effect करने वाले जो भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे या जो कॉम्प्लेक्सेस मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड्स कंटेन करते होंगे दे आर मोर स्टेबल इवन दैट द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग चिलेट इफेक्ट। ठीक है। more the chilate effect more will be the stability, more the macrocyclic effect more will be the stability, but macrocyclic effect is more stronger than the chilate effect. ठीक है। देन अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिगेंड की, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है और लिगेंड्स है तो नेचर ऑफ लिगेंड्स भी अफेक्ट करेगा। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के। देखिए बच्चे हमें मालूम है बेसिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। जो लिगेंड अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा अमोनिया, वाटर, F नेगेटिव। देखिए अमोनिया की ज़्यादा टेंडेंसी है, इट इज मोर बेसिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर बेसिक देन F नेगेटिव। दैट इज वाई द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी NH3 कंटेनिंग लिगेंड्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल देन वाटर एंड देन F नेगेटिव कंटेनिंग लिगेंड्स क्या बनाएंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करने वाले हैं। Then charge on the ligand, obvious है charge on the ligand is also directly proportional to the stability of the coordination complexes, क्योंकि चार्ज ligand के ऊपर जितना ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उतना ही पेनिट्रेट करेगा किसकी तरफ, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, और उतनी ही एनर्जी वहाँ से क्या होने वाली है, रिलीज, और स्टेबिलिटी भी उतनी ही क्या होने वाली है, इंक्रीज। सिमिलरली साइज बिल्कुल इसी की तरह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस स्मॉलर द साइज मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एंड नेचर ऑफ द लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड में हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अगर बच्चे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और एक वीक फील्ड लिगेंड है, देन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर्म मोर स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्टेबल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इन कंपैरिजन टू द वीक फील्ड लिगेंड। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। इससे रिलेटेड बच्चे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं,
आपको 2-3 कॉम्प्लेक्सेस दे देंगे और उन कॉम्प्लेक्सेस को देने के बाद आपसे पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं जो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो बच्चे हमें ये सब फैक्टर्स ध्यान रखने हैं, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज, सराउंडिंग एटम पे चार्ज, लिगेंड्स के ऊपर क्या चार्ज है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रख के स्टेबिलिटी को अरेंज कर देना है। तो बच्चे दिस इज द लास्ट टॉपिक। एक रूल और करेंगे हम जिसको हम बोलते हैं इयान रूल, 5-7 मिनट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप बोल सकते हो इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी, दोनों ही तरीके से है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे बच्चों।